हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। पिछली वीडियो लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी एटम के अंदर तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से थे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे एटम के अंदर कहाँ पे लोकेटेड थे? न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद था, जो पूरे एटम के मास के लिए जिम्मेवार था, और इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था। इसका मास नेग्लिजिबल हम लोग मानते थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेनली फोकस करता है तीन तरह की स्पीसीज़ पे, तीन तरह की चीज़ों पे, जिनका नाम है आइसोटॉप्स अर्थात समस्थानिक, आइसोबार्स अर्थात समभारिक, और आइसोटोन्स अर्थात सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज़। इन तीनों तरह के स्पीसीज़ को पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे एग्जाम में सवाल भी आते हैं। एक चीज़ और हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी है। हम लोग आइसोटोपिक मास निकालना सीखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि आइसोटोप्स को हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब हुआ, सम का मतलब हुआ एक जगह, एक समान, एक समान, और स्थानिक का मतलब हो गया स्थान अर्थात एक जगह। वैसे सारे स्पीसीज़ या एलिमेंट्स जिनका पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन हो, पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन हो, उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। अगर हम लोग इसके लिटरल डेरिवेशन की बात करें तो ये डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका एक आइसोस वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल, और एक दूसरा वर्ड है टोपोस जिसका मतलब होता है प्लेस। अर्थात आइसोटोप्स का मतलब हो गया द सेम प्लेस, मतलब वैसे स्पीसीज, वैसे एलिमेंट्स जिनका पीरियोडिक टेबल में सेम जगह हो, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। चीज़ें आपको इस तरह से समझ में नहीं आएंगी। आप जनरली क्या करें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लें और उन्हीं एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को डेराइव करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 एंड H13। इसे प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम, इसे ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। ये तीन तरह के हमारे पास आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के। अब इन्हीं आइसोटोप से आप आइसोटोप्स के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके मतलब सिमिलरिटीज़, उनके डिफरेंसेस, और उनकी डिफिनेशन को कैसे हम लोग डेराइव कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि ऊपर वाला जो होता है उसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, एक कहते हैं, और नीचे वाला जो रहता है उसे हम लोग एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या कहते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन उसका जो चेहरा है अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिल रहा है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम अलग अलग फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसका डिफरेंशन क्या दे सकते हैं कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग वैसे फॉर्म्स होते हैं, वैसे चेहरे होते हैं जिनका जड़ सेम होता है अर्थात परमाणु संख्या सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है। उस तरह के जो स्पीसीज़ हैं हमारे पास, उन्हें हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, उस पार्टिकुलर एलिमेंट का। तो पहली चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि आइसोटोप्स का जो जड़ है अर्थात परमाणु संख्या है वो एक जैसा है। चूँकि जितना जड़ होता है उतना ही प्रोटॉन नंबर भी होता है, हम लोगों ने कल देखा था। तो प्रोटॉन भी एक एक सबका आएगा। तो दो चीज़ें सिमिलर हो गई आइसोटोप्स की, जड़ भी और पी भी। चूँकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा किसी भी एक एटम में, चूँकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, अर्थात सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन की बात करें अगर, तो न्यूट्रॉन कैसे डिराइव करते हैं हम लोग? न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ए माइनस जड़, ए माइनस जड़। तो हमारे पास ऊपर वाला ए है, नीचे वाला जड़ है, तो 1 माइनस 1 तो 0 आ गया। प्रोटियम के केस में 0 न्यूट्रॉन हो गया, ड्यूटेरियम के केस में 2 माइनस 1 आने की 1 हो गया, और ट्राइटियम के केस में 3 माइनस 1 आने की 2 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। तो दो चीज़ें अभी देखी हम लोगों ने कि एटॉमिक मास नंबर अलग अलग आया और जो n का वैल्यू है वो अलग अलग आया। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि जड़ सबका एक जैसा है आइसोटोप्स में, प्रोटॉन भी हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। ये तीन चीज़ें देखी। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। चूँकि हमारा जड़ एक जैसा है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, अगर हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें H11, H12, H13, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसका 1s1, इसका भी 1s1, इसका भी 1s1 आएगा। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी तरह से जड़ पर डिपेंड करता है, तो जड़ चूँकि सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम आएगा। और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारा क्या हुआ, सबका एक जैसा सेम आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
पर ही हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या सिमिलरिटीज़ देखी कि एटॉमिक नंबर सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि आइसोटोप्स का मीनिंग क्या होता है, सेम प्लेस, द सेम प्लेस, अर्थात उनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगा, एक जैसा होगा, एक ही जगह होगा, क्योंकि मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बनाया, और चूँकि परमाणु संख्या यहाँ सेम है तो उनका पोजीशन भी एक ही जगह पे होगा। और अंतर क्या क्या देखा हम लोगों ने इनमें कि इनका मास नंबर अलग अलग है और इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग अलग है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आइसोटोप्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो पहली तो एटॉमिक मास नंबर डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस क्या आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आया, और तीसरी जो डिफरेंस हमें देखने को मिलती है वह इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलेगी। हालांकि ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इन तीनों आइसोटोप्स का अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इनका मास अलग अलग है। चूँकि मास अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका एक जैसा है, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है। ये बातें हो गई आइसोटोप्स के बारे में। आप और एग्जांपल देख सकते हैं H11, H12, H13 के अलावा O16, O17, O18, हमारे पास क्लोरीन 17 और क्लोरीन 37 भी है। ये आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल थे। अब आइए समझते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स को हिंदी में हम लोग समभारिक कहते हैं। समभारिक का मतलब हो गया जिसका एक समान भार हो, भारिक मतलब भार, वेट, तो जिसका एक जैसा वेट हो उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लोग आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। इसका अगर डेरिवेशन की बात करें, मतलब कहाँ से डेराइव हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। आइसोस का मतलब इक्वल हो गया और बैरोस का मतलब हो गया वेट, तो जिनका इक्वल वेट हो उसे हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। इसको फिर से हम लोग एक एग्जांपल याद रखेंगे और उसी एग्जांपल से सारी चीज़ों को डेराइव करेंगे। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के जो एलिमेंट्स है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन जब मास नंबर की बात करें तो सबका मास एक जैसा होता है, इसीलिए नाम इसका क्या रखा गया है, आइसोबार्स। तो अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो आप डिफिनेशन किस तरह से बोलेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो उसे हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोप्स में क्या था कि एलिमेंट सेम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग आ गए, अर्थात डिफरेंट forms of element, different elements having same number of atomic mass number but same atomic number are called isobars। अब और चीज़ें कैसे डेराइव करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूँकि हमारे पास जड़ अलग अलग है तो मतलब प्रोटॉन भी अलग अलग होगा। चूँकि प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है, जड़, और चूँकि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही हमारा इलेक्ट्रॉन भी सेम आया। मतलब 3 चीज़ें सेम हो गई कि जड़ भी, सॉरी 3 चीज़ें अलग अलग हो गई। जड़ अलग अलग हो गया, चूँकि जड़ अलग है तो P भी अलग हो गया, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो गया, और चूँकि जड़ अलग अलग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग ही आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग आया। और चूँकि जड़ अलग अलग है तो हमने कहा था कि जड़ ही डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग हमको देखने को मिलेगा सभी में, है ना। और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या आएगा, सबका अलग अलग देखने को मिलेगा। और चूँकि जड़ हमारा अलग अलग है तो मतलब मोसले ने जो अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया था, तो इनका पोजीशन तो अलग अलग देखने को मिलेगा। आर्गन अलग जगह में देखने को मिलेगा, पोटेशियम अलग जगह में, कैल्शियम अलग जगह में, तीनों का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग होगा। तो ये उसके कुछ डिफरेंसेस की बात हुई। आइसोबार्स में सिर्फ आपको 2 चीज़ें आपको एक जैसे दिखाई देंगी। पहली कि एटॉमिक मास सबका सेम है, एटॉमिक मास नंबर सबका सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबका मास 40-40 है, लेकिन एक चीज़ और आपको सेम दिखाई दे रहा है, वह है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसे कहते हैं। कौन कौन मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्गन वाले केस में 1840 कितना हमारे पास प्रोटॉन है, जितना जड़ होता है, जड़ 18 है तो 18 हो गया। और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो A माइनस जड़, तो 40 माइनस 18 हो गया 22, तो पूरी एक तरह से आया 40। अगर हम लोग बात करें पोटेशियम, तो पोटेशियम होता है 1940, तो
इसका P प्लस n निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालते हैं, तो इस केस में कितना आएगा, P कितना है, जितना जड़ है, अर्थात हमारे पास 19P हो गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितना हो गया, 40 - 19 यानी कि 21, तो हो गया 40। तो हर केस में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपको 40 नज़र आएगा इन सारे स्पीशीज़ में। तो दो तरह के हमारे पास सिमिलरिटीज़ हो गई कि मास नंबर सेम रहेगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम रहेगा, लेकिन अंतर क्या क्या देखने को मिला हमें कि जड़ अलग देखने को मिलेगा। जड़ चूँकि अलग है तो P भी अलग देखने को मिलेगा, P जितना होता है उतना E होता है, तो E भी हमको अलग देखने को मिला। और चूँकि जड़ अलग है तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉन अलग है, चूँकि जड़ अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अलग अलग होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर हमारा केमिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टी भी हमारा क्या होगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। और चूँकि जड़ अलग अलग है तो पोजीशन भी हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। चूँकि पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है, और एक एटॉमिक नंबर के लिए एक जगह दिया गया है। तो इस तरह से आइसोबार्स जो हुआ वो पूरी तरह से आइसोटोप्स का उल्टा हो गया। अब आइए समझते हैं आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स को हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम का मतलब एक जैसा, न्यूट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक जैसा हो। आप इसमें सिमिलरिटी देखेंगे आइसोटोन्स में कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिर्फ एक जैसा होता है, बाकी सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास H13 ट्राइटियम है जो रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, और हमारे पास हीलियम है 24। तो इनमें सब चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है H13 और H14। H13 एंड हीलियम 24। अब इसमें देखिए आप कि इसे जड़ कहा जाता है, इसे ए कहा जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं आइसोटोन्स में, सम न्यूट्रॉनिक में, कि इनका ए अलग अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका जड़ भी अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है। चूँकि जड़ अलग है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे, इसके पास 1 प्रोटॉन होगा, इसके पास 2 होगा। और चूँकि यहाँ पे प्रोटॉन अलग है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जड़। तो जड़ ए कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन 3 में कितना हमारे पास ए है 3, माइनस जड़ कितना है 1, तो आया 2 न्यूट्रॉन हमारे पास इसके पास आए। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन आया हमारे पास, और इसकी बात करें तो 4 - 2 यानी कि 2 इसके पास भी आया। तो हमको सिर्फ एक चीज़ सिमिलरिटी दिखाई दी आइसोटोन्स में, वह है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी, लेकिन बाकी सब चीज़ें अलग रहेंगी। चूँकि यहाँ पे जड़ अलग है तो P अलग आया सभी में, और चूँकि P जितना होता है उतना E होता है, तो E भी अलग अलग देखने को मिला हमें। और चूँकि जड़ अलग अलग है तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अलग अलग आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, 1s1, इसका क्या आएगा 1s2। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको देखने को मिल रहा है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। और चूँकि मास नंबर भी अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। और चूँकि जड़ अलग अलग है तो हमारा पीरियोडिक टेबल में जो जगह है वो भी इसका क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये आइसोटोप से भी अलग है, आइसोटोन से भी अलग हो गया। क्योंकि आइसोटोप्स में हम लोगों ने देखा था कि जड़ सेम था, आइसोबार्स में हम लोगों ने देखा था कि ए सेम था, लेकिन आइसोटोन्स में क्या देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, जड़ भी अलग, ए भी अलग, लेकिन सेम क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बाकी सब चीज़ें अलग हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आइसोटोन्स उस तरह के स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, सेम है, लेकिन अलग क्या क्या देखने को मिलता है, मास नंबर अलग है, देख सकते हैं 30, 31, 32, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। मास एटॉमिक नंबर अलग है, 14, 15, 16। मास नंबर तो अभी देखा आपने डिफरेंट था। नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग था, चूँकि जड़ अलग है तो प्रोटॉन भी अलग होगा, और चूँकि प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग देखने को मिलेगा। चूँकि जड़ अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अलग अलग होगा। और चूँकि हमारे पास मास अलग अलग दिखाई दे रहा है तो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगा। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए अलग होगा क्योंकि जड़ भी अलग अलग था, और चूँकि जड़ अलग अलग है तो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग देखने को मिला। ये हमारी 3 तरह की स्पीसीज़ के बारे में बातें हो गई। अब हम लोग लास्टली समझते हैं कि आइसोटोपिक मास क्या होता है।
अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं हमारे पास, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। हमसे एग्जाम में कभी कभी इसका नेचुरल अबंडेंस दिया रहता है। क्लोरीन 35 जो है वह 35 के रूप में 75% रहता है, लेकिन 37 वाले फॉर्म में सिर्फ 25% के रूप में रहता है। ये हमें दिया रहेगा कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 35 75% नेचुरल अबंडेंस इसका है, और जो क्लोरीन 37 है उसका नेचुरल अबंडेंस 25% है। अच्छा, 25% क्लोरीन 37 के फॉर्म में रह रहा है और 75% क्लोरीन 35 वाले फॉर्म के रूप में रह रहा है। अब पूछा जा रहा है हमसे कि आइसोटोपिक मास क्लोरीन का कितना होगा, तो इस चीज़ को कैसे निकालेंगे? तो सिंपली इस चीज़ को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना परसेंटेज दिया है इसका प्लस जितना परसेंटेज इसका दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 75% ऑफ 35, 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। अब इसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं, मैं इसको और सबसे लिखता हूँ। हमारे पास दो स्पीसीज हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इसका दिया है 75%, इसका 25%। अगर इसका आइसोटोपिक मास IM निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 75% ऑफ मास ऑफ क्लोरीन 35 प्लस 25% ऑफ मास ऑफ क्लोरीन 37। तो 75% का मतलब हो गया बटा 100, ऑफ का मतलब हो गया गुना, और क्लोरीन 35 का मास कितना होता है 35, प्लस 25% का मतलब हो गया बटा 100 इंटू क्लोरीन 37 का मास 37। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 35.5। जो क्लोरीन का आइसोटोपिक मास आया वो कितना आया हमारे पास 35.5। कभी भी अगर आपको आइसोटोपिक मास निकालना पूछा जाए तो उसका परसेंटेज को उसके आइसोटोप से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दें, वही आपका आइसोटोपिक मास हो जाएगा। अगर हमें परसेंटेज ना देके रेशियो दिया रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 कहा जा रहा है कि 3:1 के रेशियो में हमारे पास इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो इसका आइसोटोपिक मास निकालिए। तो इस केस में क्या करेंगे कि इसका जो आइसोटोपिक मतलब परसेंटेज दिया है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो परसेंटेज दिया है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से, और जो टोटल हमारे पास रेशियो है उसको जोड़ करके उससे डिवाइड कर देंगे। अर्थात इसको इस तरह से करेंगे 3 × 35 प्लस 1 × 37, 1 × 37, और टोटल हमारा रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो कितना है 3 + 1 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.5। इस तरह से आइसोटोपिक मास को आप परसेंटेज दिया रहे तो उस तरह से निकाल सकते हैं, रेशियो दिया रहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, आप इसे घर में सॉल्व कर सकते हैं बैठ करके। जैसे कि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, सबका एबंडेंस दिया है। ऑक्सीजन 16 का एबंडेंस 99.75 दिया है, ऑक्सीजन 17 का 0.037 दिया है, ऑक्सीजन 18 का हमारा 0.024% दिया है। आप सभी का उस तरह से आप आइसोटोपिक मास निकाल के कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, अभी हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हम लोगों ने देखे थे, H11, H12, H13। H11 सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसका है 99.98%, इसी रूप में ये रहना चाहता है। 0.02% हमारे पास जो H13 है, H12 है वो 0.02% है, और H13 रेडियो एक्टिव होता है, वो काफ़ी ट्रेस अमाउंट में रहता है, तो इसको आप शामिल नहीं करेंगे तब पर भी चलेगा। आप इन दोनों के आधार पर आइसोटोपिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन के और सारे भी आइसोटोप्स देखे गए हैं, H14, H5, H6, H7, लेकिन इनका जो हाफ लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम है, और इनको क्वालिटेटिवली मतलब प्राप्त नहीं किया गया है, सिर्फ इनको डिटेक्ट किया गया है, और इनका बहुत ही लाइफ टाइम बहुत ही छोटा होता है। तो इनके बारे में स्टडी नहीं करते हम लोग, जनरली इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप सभी का आइसोटोपिक मास निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स को समझा, और आइसोटोपिक मास को कैलकुलेट करना सीखा, अगर रेशियो दिया रहे तब पर भी, और अगर परसेंटेज दिया रहे तब पर भी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।